होम्योपैथी जय हनीमैन एपोरिज्म्स की सीरीज में ऑर्गेनन सीरीज में एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 33 की। हर व्याख्यान की शुरुआत हम करते हैं किसी सुभाषित के साथ, तो आज की भी हम शुरुआत करेंगे एक सुभाषित के साथ। यह पठति लिखति पश्यति परिपुच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे ह नलिनी दल इवं विस्तारिता बुद्धि। यहाँ कहते हैं कि हमारी बुद्धि का विकास कहाँ और कैसे होता है। कहते हैं कि जो मनुष्य निरंतर अध्ययन करता है, लिखता रहता है, देखता है, पंडितों और गुरु को पूछता रहता है, विद्वानों की सेवा में आश्रित रहता है, उनके पास रहता है, वह जिस तरह सूर्य की किरणों से नलिनी कमल पुष्प की भांति शीघ्र विकसित बुद्धि वाला हो जाता है। तो हमारी बुद्धि का विकास कैसे होता है, हम क्या देखते हैं, क्या अध्ययन करते हैं। यहाँ पे निरंतर शब्द को देखिए। हमने जब गुरुकुल की शुरुआत की तो हमने आप सबको कहा था कि होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा, व्याख्यान देखने हैं, सुनने हैं, उसके ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है और जो भी समझे वो लिखना है। और ये निरंतर प्रोसेस है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप में से बहुत कम लोग, शायद 4-5 लोग ही अभी ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। जिसके अंदर निरंतरता नहीं है उसकी बुद्धि का बहुत विकास भी नहीं होता है। ये सुभाषित कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। विद्वानों की सेवा में आश्रित रहना, उनके पास रहना, तो जिस तरह से सूर्य के किरण आते ही कमल पुष्प खिलता है, कमल पुष्प का विकास होता है, उसी तरह जो व्यक्ति विद्वानों के संपर्क में रहता है, पंडितों और गुरुओं को पूछता है और निरंतर अध्ययन करता रहता है, उसकी बुद्धि का भी उसी तरीके से विकास होता है। और बुद्धि का विकास मतलब क्या? गैदरिंग और इंफॉर्मेशन नहीं, हमें बहुत कुछ मालूम होना नहीं, हमें सोचने की क्षमता होना हमारे अंदर, उसको बुद्धि का विकास कहा जाता है। मालूम चल रहा है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विजडम। ये तीन चीजों के अंदर बहुत भेद है। अभी क्या चल रहा है, हम क्या सोचते हैं, इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। लोगों को ऑर्गेनन, वो तो हमें मालूम है, मालूम नहीं, मालूम है ना, वही दिक्कत है, मालूम नहीं होना चाहिए। आपके पास ऑर्गेनन की इंफॉर्मेशन है, ऑर्गेनन के ज्ञान, नॉलेज क्वेश्चन मार्क, ऑर्गेनन का विजडम क्वेश्चन मार्क, मटीरिया मेडिका, हाँ ये तो सर हॉट एंड चिली या थर्स्टी थर्स्टलेस लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड इतना ही कहते रहते हैं, ये तो हमें मालूम है। बस दिक्कत वहां ही है कि आपको मालूम है। मालूम मतलब क्या? इंफॉर्मेशन है आपके पास। और अभी की पूरी शिक्षण व्यवस्था इसी के ऊपर है कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। और तब जाके इतनी बहुत टेक्नोलॉजियां होने के बाद, बहुत अध्ययन करने के बाद, फिर भी हम क्या हैं? आज भी वहीं के वहीं, वे उससे भी कहीं ज्यादा रोग हैं और हम हेल्थ नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास विजडम नहीं है। और वो कहां से आएगा? विकसित बुद्धि से आएगा। तो बुद्धि के विकास के लिए निरंतरता आवश्यक है। हम फिर भी कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निरंतर रहिए, हर रोज अध्ययन कीजिए और होमवर्क सबमिट कीजिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए। मुझे बहुत कह के दुख हो रहा है कि बहुत कम लोगों के अभी तक प्रश्न आए हैं, बाकी लोगों को प्रश्न ही नहीं हो रहे हैं। डोंट नो क्यों। हम शुरू करेंगे एपोरिज्म नंबर 33। In accordance with this fact, it is undeniably shown by all experiences that the living organism is much more disposed and has a greater liability to be acted on and to have its health deranged by medicinal power than by morbific noxious agent and infectious miasm, or in order words, that the morbific noxious agent possess a power of morbidly deranging man's health that is subordinate and conditional, often very conditional, whilst medicinal agent have an absolute unconditional power greatly superior to the former.
क्या कहना चाहते हैं हनीमैन? पहले एपोरिज्म नंबर 31 देखिए, वहां पे हमको हनीमैन ने क्या समझाया? डायनेमिक नॉक्सियस एजेंट, नेचुरल रोग कैसे होते हैं। एपोरिज्म नंबर 32 के अंदर हमें समझाया कि मेडिसिनल रोग मतलब कि आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट कैसे होते हैं, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं। और अब एपोरिज्म 33 में हनीमैन हमें एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि जो मेडिसिनल फोर्स है, या तो जो आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट है, या तो मेडिसिन के द्वारा पैदा किया गया रोग है, वो नेचुरल रोग से ताकतवर होता है। क्यों ताकतवर होता है? हनीमैन कहते हैं नेचुरल रोग से ताकतवर होता है बाय मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट एंड इन्फेक्शियस मायाजम, दोनों की बात कर दी है। सबसे कमजोर रोग कौन से हैं? मायाजमेटिक डिसीज, जो इंडिविजुअल को होते हैं, लाइक कैंसर है या डायबिटीज है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो इंडिविजुअल पर्सन को होते हैं, वो सबसे कमजोर रोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस आवश्यक हैं कि इस तरीके के जीनेटिक्स होनी चाहिए, इस तरीके का वातावरण होना चाहिए, इस तरीके के उसको इमोशन क्रिएट होने चाहिए, इस तरीके से उसकी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है। उसको पूरा एक वातावरण चाहिए, तब जाके वो डेवलप होगा। उससे थोड़े मजबूत रोग, इन्फेक्शियस डिसीज, मालूम चल रहा है? इन्फेक्शियस मायाजम वो थोड़े मजबूत होते हैं। क्यों? उनको बहुत कम कंडीशन चाहिए, सिर्फ ठंडी ऋतु होनी चाहिए, दुबला पतला आदमी होना चाहिए, जिसके लंग्स कमजोर होने चाहिए, तो वो तुरंत हो जाएंगे, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, इस तरीके से। उससे भी थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोग देखते हैं हम। तो एपिडेमिक डिसीज जो इन्फेक्शियस होते हैं, लाइक अभी अभी एपिडेमिक गया ना, कौन सा? कोविड-19 गया तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो उसमें भी क्या हुआ, उसको उससे भी कम कंडीशन चाहिए। और जैसे जैसे मैं आपको रोगों के बारे में बताता जा रहा हूं, तो जो वीक डिसीज हैं वो बहुत कम लोगों को अफेक्ट करेंगे। उससे स्ट्रॉन्ग डिसीज हैं जो ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, इन्फेक्शियस डिसीज, वो उससे ज्यादा लोगों को अफेक्ट करेंगे। अब एपिडेमिक डिसीज हैं वो उससे भी ज्यादा मास ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको टर्म्स एंड कंडीशन बहुत कम है, वो एडजस्ट हो जाते हैं, बस इतना हो ना तो हम इफेक्ट कर देंगे। तो अभी आप देखिए कि एक साथ एक दिन में लाखों केसेस आ रहे थे पूरे विश्व के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको बहुत टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चाहिए, वो सबऑर्डिनेट एंड कंडीशनल नहीं है। ये सब डिसीज कब होते हैं? हमारी जीवन शक्ति रोगग्रस्त हो जाती है, मालूम चल रहा है? हमारी जीवन शक्ति रोगग्रस्त हो गई तो ही ये सब रोग हमें लागू पड़ेंगे। अगर जीवन शक्ति स्ट्रांग है तो ये कोई रोग नहीं हो सकते। तो अभी आप देखिए बहुत सारे लोग थे, उनको कोविड-19 के एपिडेमिक में भी कुछ नहीं हुआ है। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनकी जीवन शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि वो रोगग्रस्त हो ही नहीं सकती। तो पहले क्या होता है कि हम अपने आचार, विचार, वाणी, वर्तन, इमोशन, जीनेटिक्स, खाना पीना, इन सब के द्वारा अपनी जीवन शक्ति को क्षीण करते हैं। और हमारी जीवन शक्ति क्षीण होती है तो वो अब एक्सेप्टेबल हो जाती है कि कोई भी रोग आ सकता है। जितनी जिसकी जीवन शक्ति क्षीण, उसको उतना स्ट्रांग रोग होगा। मालूम चल रहा है? जितनी जीवन शक्ति क्षीण, उसको उतना सीवियर रोग होगा। स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, सीवियर रोग। और जिसकी जीवन शक्ति जितनी कम क्षीण, उसके माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, रोग कोई भी हो। तभी आप देखिए कि जिसको जीवन शक्ति बहुत क्षीण होती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन इतने सब टर्म्स एंड कंडीशनल जो व्यक्ति फुलफिल कर रहा है, और उसको कैंसर है या डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो हमने देखा कि उन लोगों को कोरोना के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। या हाँ, आप स्टडी करेंगे डेथ रेशियो के बारे में या हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में, तो उन सब को ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत कमजोर रोगों को के लिए भी एक्सेप्टेबल हैं, लाइक डायबिटीज और कैंसर और एनीथिंग एल्स, जो सबसे कमजोर रोग है ना, उसको बहुत टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए। लेकिन वो इतने उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई है कि वो उन कमजोर रोगों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उनके सामने कोरोना वाज द एपिडेमिक डिसीज।
तो वो तो उनको होगा ही होगा। मालूम चल रहा है रोग कैसे होते हैं? पहले क्या आता है, सबसे कमजोर रोग। कमजोर का मतलब क्या? जिसको बहुत टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं हो सकते हैं, रेयर डिसीजेस। आज भी देखिए आप, सिंड्रोम्स बहुत कम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन इन फ्यूचर बढ़ेंगे। मालूम चल रहा है? उसके बाद उससे स्ट्रॉन्ग रोग मतलब इन्फेक्शियस डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, न्यूमोनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एपिडेमिक डिसीज जो सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपकी जीवन शक्ति थोड़ी सी भी क्षीण है तो आपको एपिडेमिक डिसीज हो जाएगा, लेकिन माइल्ड सिम्टम वाला। मालूम चल रहा है? तब देखिए ना कि यंग लोगों को जिनको कोई डिसीज नहीं है, उनको एपिडेमिक के दौरान बहुत तकलीफें नहीं हुई हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? तो ऐसे लोग की जिनकी जीवन शक्ति इतनी क्षीण है कि वो कमजोर से कमजोर रोगों को भी एक्सेप्ट कर रही है, तो वो ताकतवर रोगों को तो एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। क्लियर हो रहा है? इसीलिए उनको सीवियर सिम्टम आए या तो डेथ रेशियो ज्यादा रहा, जो भी रहा, हमें बहुत नहीं मालूम है, हम तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो रिसेंट हुआ है इसीलिए। लेकिन जिसकी भी जीवन शक्ति थोड़ी सी भी क्षीण हो तो उसको इन्फेक्शियस डिसीज हो सकते हैं। डायरिया है, वॉमिटिंग है, सर्दी जुकाम है। आप देखेंगे कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं, एक बच्चे को सर्दी जुकाम है तो क्लास के 10-20 बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाएगा। क्यों? उनकी जीवन शक्ति थोड़ी सी क्षीण है तो उनको हो गया। लेकिन 5-7 बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन शक्ति ही इतनी स्ट्रांग है कि वो रोगों को आमंत्रित ही नहीं करती, वो रोगों के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? जीवन शक्ति एक राजा की तरह है, और जिसका राजा बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसके ऊपर दुश्मन आक्रमण नहीं करते। हमारे यहां अंग्रेजों आ गए, दूसरे सब आक्रांता लोग आ गए, वो क्यों आए? क्योंकि हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो गई थी। हमारी मतलब पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात कर रहा हूं, रादर इंडिया। इस भारत भूमि की जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। जीवन शक्ति क्षीण हुई ना, इसीलिए हमारे ऊपर आक्रमण शुरू हुए। अगर हमारी जीवन शक्ति क्षीण नहीं होती, हम अपने मोरल को करप्ट ना किए होते, हम भाईचारे के और सौहार्द के अंदर और अपने जो भी धर्म है उसका पालन करते रहे होते, तो शायद हमारी भी जीवन शक्ति क्षीण नहीं होती, तो कोई आक्रमण ही नहीं करता। आक्रमण हो रहा है, इसका मतलब हमारी जीवन शक्ति क्षीण है, हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। मालूम चल रहा है? इन्फेक्शियस डिसीज हुआ या एपिडेमिक डिसीज हुआ या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हुआ, कुछ भी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जीवन शक्ति क्षीण है, तभी हमें रोग हो सकता है। और होम्योपैथिक दवाइयां जीवन शक्ति के लेवल के ऊपर काम करती हैं। इसीलिए उस रोग का नाम कुछ भी हो, चाहे इन्फेक्शियस हो, चाहे नॉन इन्फेक्शियस हो, चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, पैरासाइटिकल हो, मालूम चल रहा है? चाहे एपिडेमिक हो, नॉन एपिडेमिक हो, कुछ भी हो, हमारी दवाइयों का एक्ट करने का तरीका वही रहेगा। हम जीवन शक्ति के साथ काम करेंगे। जीवन शक्ति स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिक वो उस रोग की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी, और टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल ना हुई तो रोग नहीं आएगा। लेकिन इन सब रोगों से एक रोग पावरफुल है जिसे किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन की जरूरत नहीं है। वो कौन सा रोग है? जो हेल्दी में भी होता है। हेल्दी पर्सन को भी अगर आप कोई सब्सटेंस खिला दो तो वो कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, उसकी हेल्थ अल्टर्ड होगी। उसका नाम है मेडिसिनल डिसीज, आर्टिफिशियल मोर्बिफिक एजेंट मतलब मेडिसिन, और उसके द्वारा पैदा किया हुआ डिसीज मतलब मेडिसिनल डिसीज। एपोरिज्म नंबर 33 हमें यही कहता है कि मेडिसिनल डिसीज इज पावरफुल देन द इन्फेक्शियस मायाजम और मोर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट मतलब कॉमन जो हमारे सोरा साइकोसिस सिफिलिस है, उन सब से स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि उन सब के लिए तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ ना कुछ वातावरण चाहिए होगा, तभी वो लोग डिसीज पैदा कर पाएंगे, साइन एंड सिम्टम पैदा कर पाएंगे। मालूम चल रहा है? लेकिन मेडिसिनल डिसीज पैदा करने के लिए किसी टर्म्स एंड कंडीशन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेडिसिन खिलाएंगे और हेल्दी ह्यूमन के अंदर भी सिम्टम आएंगे। क्लियर हो रहा है? आज सब क्यों सफर कर रहे हैं? मालूम चल रहा है? हर बंदा क्यों दुखी है, हर बंदे की हेल्थ क्यों डिरेंज्ड होती जा रही है, क्यों
क्योंकि हम कुछ ना कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस खाते हैं और मेडिसिनल डिसीज पैदा करते जाते हैं, और बहुत लंबे टाइम के बाद शायद ये मेडिसिनल डिसीज इनक्योरेबल स्टेज के अंदर भी पहुंच जाते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है? दवाई ऐसी चीज नहीं है कि खिला दो, चना ममरानी जेम खावानी वस्तु नहीं। मुझे सिर दर्द हुआ मैंने फलानी दवाई ले ली, मुझे पेट दर्द हुआ मैंने ये ले लिया। नहीं, इस तरीके से दवाइयां नहीं खिलानी है। ये ऐसी चीज है जो बहुत सोच समझ के यूज करनी है। इट्स लाइक वाटर, पानी, पीने का पानी। ये पीने के पानी की तरह है जो अवेलेबल तो बहुत है लेकिन फिर भी शॉर्टेज होती है। सोच समझ के यूज करना है। और कैसे यूज करना है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया। नहीं तो आप इस डिसिमिलर दवाइयां या पार्शियल सिमिलर दवाइयां या ऐसे कोई भी दवाई दी जाए तो क्या होगा? इट मे बी लीड टू सपरेशन, इट लीड टू पैलिएशन, और इट मे बी प्रोड्यूस न्यू कॉम्प्लेक्स डिसीज, डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज या मेडिसिनल डिसीज। और बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोड्यूस किया गया तो शायद वो इनक्योरेबल स्टेट के अंदर जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से दवाइयां, कोई भी दवाई दे दी, मजा आए ऐसे दे दी, इस तरीके से नहीं करना है। हनीमैन यहाँ कह रहे हैं कि दवाई को सोच समझ के यूज करना है, नहीं तो व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज मीट इन द बॉडी इट क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिसीज। आपकी मेडिसिन अगर गलत गई तो नेचुरल डिसीज और आर्टिफिशियल डिसीज का कॉम्बो बन के कॉम्प्लेक्स डिसीज पैदा होगा और फिर उसको क्योर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम है। फुटनोट, अ स्ट्रिकिंग फैक्ट in corroboration of this what which previously to the year 1801 when the smooth scarlatina of syndrome still occasionally prevailed epidemically among children, it attacked without exception all children who had escaped it in the former epidemic। मतलब अगली बार in a similar epidemic which I witnessed in, on the contrary, all the children who took in a time a very small dose of the belladonna remain unaffected by this highly infectious infantile disease. If medicines can protect from a disease then is rigging around the must possess a vastly superior power of affecting our vital force। मतलब क्या बात चल रही है? हनीमैन ने कहा कि मैंने स्कारलेटिना के एपिडेमिक के दौरान देखा कि जिन बच्चों को बेलाडोना के स्मॉल डोजेस दिए गए थे उनको स्कारलेटिना नहीं हुआ, वो अनअफेक्टेड रहे। क्यों अनअफेक्टेड रहे? व्हेन टू सिमिलर डिसीज मीट इन द बॉडी, अगर दो सिमिलर डिसीज बॉडी के अंदर मीट कर रहे हैं और ओल्डर वन इज स्ट्रॉन्गर देन न्यू डिसीज, तो क्या होएगा? न्यू डिसीज आ ही नहीं पाएगा। मालूम चल रहा है? एक दरवाजा है, दरवाजे के अंदर 100 किलो का पहलवान खड़ा है और बाहर 15 किलो वाला बच्चा खड़ा है, तो 15 किलो वाला बच्चा उस पहलवान को हरा के दरवाजे के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। मालूम चल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहलवान खड़ा है वो स्ट्रॉन्गर है देन उस बच्चे से। तो हनीमैन वही समझा रहे हैं कि अगर बेलाडोना यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि हर एपिडेमिक में बेलाडोना दी जाए और हर स्कारलेट फीवर में बेलाडोना दी जाए। हनीमैन किस चीज को किस चीज के लिए दिखा रहे हैं या बता रहे हैं वो हमें समझना है। हनीमैन यहाँ हमें ये दिखाना चाहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन, बेलाडोना नाम दिया, इसको दार लो कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक्स देने के बाद जिन जिन को दिया गया है वो बच्चे अनअफेक्टेड रहे इस स्कारलेटिना नाम की बीमारी से। इसका मतलब क्या हुआ कि होम्योपैथिक मेडिसिन, बेलाडोना एग्जाम्पल है, सारी मेडिसिन होम्योपैथिक नहीं, सारी मेडिसिन आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज। क्योंकि वो होती है तो नेचुरल डिसीज नहीं आ पाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत लंबे तक नहीं देनी है कोई भी मेडिसिन प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पे हनीमैन बता रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एपिडेमिक के दौरान। और अभी भी कोविड-19 के दौरान आर्सेनिकाल बहुत प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव तो नहीं कह सकते लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन के तौर के ऊपर यूज किया गया। मालूम चल रहा है?
वो बातें आगे आएंगी, कैसे वो ढूंढना है, वो चीजें हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए यहाँ समझना ये जरूरी है कि मेडिसिनल डिसीज आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज, और इसीलिए मेडिसिन को सोच समझ के यूज करना है। अगर हैफेजार्डली जैसे तैसे किसी भी पोटेंसी में अनसिमिलर डिसिमिलर मेडिसिन दिया गया तो दैट मेडिसिन प्रोड्यूस मेडिसिनल डिसीज, और मेडिसिनल डिसीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीज इन दिस वर्ल्ड। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? और अभी के एरा में तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। जहां देखो वहां लोग मेडिसिन 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 खा रहे हैं, और अगर इस तरीके से हैफेजार्डली बहुत दिनों तक ऐसे सब्सटेंस जो हेल्थ को अल्टर कर सकते हैं वो सब मेडिसिन है, चाहे उसको स्मॉल डोज में दिया गया हो, लार्ज डोज में, पोटेंसी में, क्यू में, फिजियोलॉजिकल डोज में या डायनेमिक डोज में, किसी भी तरीके से, लेकिन मेडिसिनल पावर आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल पावर। सो अगर मेडिसिनल डिसीज पैदा हो चुके हैं तो उनको क्योर करना बहुत डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे हनीमैन हमें समझाते हैं कि मेडिसिन को सोच समझ के उपयोग करना है, हैफेजार्डली उपयोग नहीं करना है। होप आपको एपोरिज्म नंबर 33 समझ में आया होगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। धन्यवाद।